हेलो बच्चों, मैं डीटी सर आ गया हूँ एक और वीडियो लेकर यूनिट्स एंड डायमेंशंस के ऊपर। हम लोगों ने पिछले वीडियो में काफ़ी सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया और आई होप आपने वो वीडियो देखा है। नहीं देखा है तो जल्दी से पिछला वीडियो देखकर आओ। आई थिंक द नंबर इज 2.3 एंड दिस इज वीडियो नंबर 2.4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के दिन हम लोग जो चीज़ें सीखने वाले हैं वो एक्चुअली में एप्लीकेशन बेस्ड है यूनिट एंड डायमेंशन। अब तक हम जो यूनिट डायमेंशंस में चीजें सीख रहे थे वीडियो नंबर 2.2 और 2.3 में, इनफैक्ट 2.1 में भी, वो इंफॉर्मेशन बेस्ड थी। अब जो हम चीज सीख रहे हैं दैट इज एप्लीकेशन बेस्ड। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमें सीखना है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, नाम सुन के ऐसा लगता है पता नहीं क्या बता दिया। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पता नहीं क्या है, लेकिन फिर भी जितना कठिन इसका नाम है उतना ही सिंपल ये लॉ है और ये कॉमन सेंस से बेस्ड लॉ है, डिराइव्ड है ना, कॉमन सेंस पर बेस्ड है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ तुम्हारी हाइट जो भी है उसमें 4 सेकंड को ऐड करो, क्या तुम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मैं तुमसे बोलूं एक काम करो, 1 किलोग्राम आलू लाओ और उसके साथ 3 मीटर लेंथ जोड़ दो, तो क्या आप 1 किलोग्राम आलू में 3 मीटर जोड़ सकते हो? अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां से वहां तक जाने में मुझे 10 सेकंड लग रहे हैं, तो बताओ उस 10 सेकंड में से अगर मेरा मास चला गया या वेट चला गया तो कितना बचेगा? एब्सर्ड क्वेश्चन से आप क्वेश्चन से सुन रहे हो ना, ये सब एब्सर्ड लग रहे होंगे अभी आपको। हालांकि इंडिया में एक बहुत बड़ा टैलेंट है, आपको मालूम है कि हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज का मीनिंग ही बदल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंट कुछ दिन पहले ही आई वाज रिटर्निंग बैक टू माय होम एंड व्हाइल रिटर्निंग आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माई होम एंड दे आस्क्ड मी के कितनी देर में आने वाले हो। तो मेरे मुंह से क्या निकला कि 5 मिनट्स। ये तो चलो सही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि कोई आपसे पूछे कि कहाँ पहुंच गए, है ना, या घर से कितना दूर पहुंच गए, तो आप बोलते हो बस 2 मिनट। यानी कि हमने पूछा कितना दूर पहुंच गए, आप बता रहे हो 2 मिनट। तो हम लोग लेंथ और डिस्टेंस को और टाइम को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, बट ये एक मजाक ही है ना, कितनी देर में हम भावना है जो हम समझ जाते हैं। एक्चुअल में फैक्ट ये है कि हमने पूछा था लेंथ और उसने बताया हमको टाइम। लेकिन फिर भी क्या 2 अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज कभी ऐड हो सकती हैं? नहीं। क्या कभी सब्सट्रैक्ट हो सकती हैं? नहीं। यही लॉ हमको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने बताया। इनफैक्ट एडिशन सब्सट्रैक्शन तो छोड़िए, 2 क्वांटिटीज इक्वल भी नहीं हो सकती अगर वो सेम नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पूछूं बताओ 10 किलोग्राम इक्वल टू हाउ मेनी मिनट, या फिर 10 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, 10 किलोग्राम इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन। अब ये बना सकते हैं, क्यों? न्यूटन का इसका एक अलग रिलेशन है। लेकिन 10 किलोग्राम इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स नहीं बना सकते क्योंकि क्वांटिटीज ही डिफरेंट होगी। तो अब ये सवाल उठता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमसे क्या कहता है। तो वो हमसे बहुत ही सिंपल सा शब्द कहता है कि सर आपके सामने मान लीजिए एक इक्वेशन आती है a इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी। तो ये जो अर्थमेटिक ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है, इस अर्थमेटिक ऑपरेशन की वैलिडिटी फिजिक्स में तभी हो सकती है जब a का डायमेंशनल फॉर्मूला b के बराबर हो, b का डायमेंशनल फॉर्मूला c के बराबर हो, c का डायमेंशनल फॉर्मूला d के बराबर हो। यानी कि अगर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ d, तो ही ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो सकती है। So a equation is dimensionally correct only if the dimensional formula of all the individual quantities separated by arithmetic operators such as plus, minus and equal to should be same. आसान भाषा में सुन लो, v इक्वल टू यू प्लस 80 लिखते हैं अपन लोग, v इक्वल टू यू प्लस 80। ये फॉर्मूला तभी सही होगा जब प्लस से सेपरेट होने वाली ये दोनों क्वांटिटीज, इक्वल टू से सेपरेट होने वाली ये दोनों क्वांटिटीज, ये तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला आपस में सेम होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमसे क्या कहता है कि 2 क्वांटिटीज को ऐड या सब्सट्रैक्ट आप तभी कर सकते हो जब उनका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा हो? सेम। तो ऐसी इक्वेशंस जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आ रहा हो तो हम उसको डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन। ठीक है। अब इसका बहुत बड़ा यूज है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं
जरा सोचकर मुझे बताओ, अगर मैं आपसे बोलता हूं v इक्वल टू v इज स्पीड, दिस इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस c अपॉन d प्लस t। ये इक्वेशन मैंने आपको रेंडमली कुछ दे दी, ठीक है। यहां पर v जो है वो वेलोसिटी है, t जहां जहां आ रहा है वो टाइम है, और a b c d कुछ कांस्टेंट्स हैं जिनके डायमेंशनल फॉर्मूला। कांस्टेंट का मतलब ये समझना कि मैथमेटिकल कांस्टेंट है, फिजिकल कांस्टेंट भी हो सकते हैं। देयर आर मेनी फिजिकल कांस्टेंट्स जो डायमेंशनल फॉर्मूला जिनका होता है बट वो कांस्टेंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना है अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G, कैपिटल G कांस्टेंट है पर डायमेंशनल फार्मूला है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ कांस्टेंट है पर डायमेंशनल फार्मूला है ना। और कौन सी क्वांटिटी आपने देखी है ऐसे बहुत सारे फार्मूले हैं ना, जैसे एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, दीस आर ऑल कांस्टेंट्स बट स्टिल दे आर हैविंग डायमेंशनल फार्मूला। तो डोंट से कि भैया कांस्टेंट है तो उस पर डायमेंशनल फार्मूला हो नहीं होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। कांस्टेंट्स का भी डायमेंशनल फार्मूला होता है। इनफैक्ट अगर किसी क्वांटिटी की यूनिट है ना, तो उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है ना। और किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला अगर हमें दे रखा है कुछ ना कुछ, तो उसकी यूनिट भी हो सकती है ना। इट बोथ आर मे और मे नॉट बी टाइप चीज। तो यहां से v इक्वल टू u प्लस 80 में अब हमसे सवाल पूछा गया है फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a, या ऐसा नहीं, उसने अच्छा सवाल, उसने क्या पूछ लिया, फाइंड a मल्टीप्लाइड बाय c अपॉन b इंटू डी। देख रहे हो, अजीब सा कुछ बना दिया, a इंटू सी अपॉन बी डी। आपको डायमेंशनल फॉर्मूले में प्लस माइनस करने के लिए क्वांटिटीज का सेम होना जरूरी है, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के लिए कोई भी क्वांटिटीज को आप कर सकते हो। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो कैसे सॉल्व करूंगा, सबसे पहले मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाऊंगा। अगर ये इक्वेशन डायमेंशनली सही है तो इसका मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला जो स्पीड का होता है वही किसका होना चाहिए, a का। चूंकि ये प्लस से सेपरेटेड है तो वही होना चाहिए b इंटू टी का, यही होना चाहिए c अपॉन d प्लस टी का। ठीक है, तो एक एक से बढ़ते हैं। सबसे पहले a का निकालते हैं, तो ये तो होता है lt माइनस 1, तो a का हो गया lt माइनस 1, ब्रैकेट्स लगे हुए हैं तुम्हें दिख रहे होंगे, है ना। अच्छा, इस पर आ जाओ, bt का डायमेंशनल फार्मूला या तो a या v के बराबर कर दो, तो v के बराबर कर देते हैं lt माइनस 1, तो b कितना हो जाएगा lt माइनस 1 अपॉन t1, तो ये हो गया lt माइनस 2। देखो a का आ गया, b का आ गया, ये क्लियर है सभी को। अच्छा, c पर आओ। अब ये वाली इक्वेशन थोड़ी और गंदी दिख रही है, तो इसमें पहले इंटरनली जाओ, तो पहले नीचे डिनोमिनेटर में जाओ। डिनोमिनेटर में जाओ तो आप देखो d और t को जोड़ा हुआ है। भैया d और t तभी जोड़ सकते हो जब जो डायमेंशन फार्मूला d का है वही किसका हो, t का। तो सीधा सीधा मुझे d मिल गया, d का डायमेंशनल फार्मूला है t1, देख रहे हो। अच्छा, लास्ट अब देखो c अपॉन, इन दोनों में से कोई भी एक ले लो। क्यों ले लो कोई भी एक, क्योंकि d और t का डायमेंशनल फार्मूला तो सेम है ना। डेल्टा v चेंज याद करो, नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। मैं दोनों से बता देता हूं, मैं चलो c अपॉन d ले लेता हूं, और c अपॉन d का डायमेंशनल फार्मूला वही आना चाहिए जो कि आपका v का होता है, और d की जगह आप t ले लो तो और भी आसान हो जाएगा। तो c कितना आ जाएगा यहाँ से lt माइनस 1 इंटू t1, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो c सीधा सीधा l आ जाएगा। 4 फॉर्मूले आ गए हमारे पास। अच्छा, किसी को कोई कंफ्यूजन अगर है तो मैं एक और बार बता देता हूँ, ये वाला टर्म को आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे कि c अपॉन d प्लस टी किसके बराबर है, v। तो c किसके बराबर हो जाएगा, v इंटू डी प्लस टी, तो c हो जाएगा vd प्लस vt, तो जो vt का होगा वही c का होगा, तो c का सीधा सीधा हो जाएगा lt माइनस 1 इंटू t1। मैंने मेहनत बचा ली थी, बट आप करना चाहो मेहनत तो कर लो। अब सारे फॉर्मूले आ गए, अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे करेंगे, a को मल्टीप्लाई करना है c से, तो lt माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय c यानी l अपॉन b lt माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करना है d से, कहाँ गया d, वेयर इज d, t1। सॉल्व कर लो इसको, तो देखो एक l से एक l कट गया, है ना। ऊपर बचा l t माइनस 1 और नीचे माइनस 2 प्लस 1 यानी t माइनस 1, सब कट गया। देखो भैया इसका आंसर सीधा सीधा आ गया L1 से। हाउ वी सॉल्व इट, आपको समझ में आया। दिस इज व्हाट वी कॉल एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कभी भी आपके सामने आएगी, आपको याद रखना है
कोई भी दो क्वांटिटी ऐड सब्सट्रैक्ट तभी हो सकती हैं या इक्वल टू से तभी सेपरेट हो सकती हैं जब वो दोनों का नेचर कैसा हो, सेम। ऑब्वियसली length is added to length, length can be subtracted from length cannot be added to length cannot be added to mass cannot be added to time, you should know these things। तो ये पहला प्रिंसिपल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके एप्लीकेशंस पे डिटेल में हम लोग आएंगे, मैं आपको इनफैक्ट वर्कशीट दूंगा इस लेक्चर के बाद जो आपको सॉल्व करनी है, सो दैट आप लोग इन सारी क्वेश्चंस को, इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सके। तो आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको सुनो। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड और कई चीजों पर बेस्ड डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ यूजेस हैं। कई लोग सोच सकते थे कि सर ये तो सर बहुत गंदी बात है सर कि पहले हम लोग ने फिजिकल क्वांटिटी बनाई, फिर मेजरमेंट कंपैरिजन का बहाना लेकर हमने यूनिट्स बनाया, फिर हमने जब यूनिट्स और ये फिजिकल क्वांटिटी बना ली थी, अब हमने और बड़ी चीज बना ली डायमेंशनल फॉर्मूले। क्या इनका कोई फायदा नहीं है, केवल ये सिमिलरिटी क्वांटिटीज के बीच में दिखाने का काम करती है? नहीं, डायमेंशनल फॉर्मूले के बहुत बड़े यूजेस हैं। इनफैक्ट 3 बहुत बड़े यूज हैं जो डायमेंशनल फॉर्मूले के होते हैं। वो तीनों यूज हमें आज सीखने एक एक करके, और फिर मैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स बताऊंगा, क्वेश्चंस बताऊंगा, एंड ये टॉपिक काफी हद तक खत्म हो जाएगा। तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, तो यूजेस में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस का जो पहला यूज है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। ये स्टेटमेंट गलत है, बट एज इट इज बुक्स में लिखा हुआ है तो मैं इसलिए एज इट इज लिख दिया। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूं। डायमेंशनल एनालिसिस, ये एक काम करते हैं ना, समझ के देखते हैं इसको। करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन से मतलब क्या है? आप लोगों ने सभी ने पढ़ा है इक्वेशंस ऑफ मोशन को 9th क्लास में, और आईसीएसई वगैरह, सीबीएसई, स्टेट बोर्ड सभी ने पढ़ा हुआ है ना। तो ये इक्वेशन आपने सुनी होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन में v इक्वल टू u प्लस at। आई वांट टू नो कि ये इक्वेशन सही है या गलत है। तो ये इक्वेशन डायमेंशनली सही कब होगी? जब ये जो इक्वल और एडिशन से सेपरेट होने वाले ऑपरेटर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो कैसा है? सेम है। तो v का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT माइनस 1, u का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आएगा LT माइनस 1। a इंटू टी का अगर मुझे निकालना है तो a का होता है LT माइनस 2, क्योंकि एक्सेलरेशन है, और t1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा LT माइनस 1। ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ at। तो मैं कह सकता हूं ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन is dimensionally correct। सही बात है ना? डायमेंशनली सही है। अच्छा, अभी इस इक्वेशन में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, मान लो मैं सवाल ऐसा दे दूं, v इक्वल टू u प्लस हाफ at। अब यहां डायमेंशनल एनालिसिस का लिमिटेशन आ गया। डायमेंशनल एनालिसिस मैथमेटिकल नंबर्स पे तो असर नहीं करती, वो तो डायमेंशनलेस होते हैं। तो यहाँ आप देखो v का डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा LT माइनस 1, u का आएगा LT माइनस 1। आप जानते हो ना v क्या है? v फाइनल वेलोसिटी होती थी, u इनिशियल वेलोसिटी होती थी, है ना? तो वेलोसिटी भाई है ना? a इंटू टी, हाफ a इंटू टी का अगर मुझे निकालना है तो हाफ कैसा है? डायमेंशनलेस। सारी दुनिया जानती है हाफ नंबर है तो डायमेंशनलेस होगा। अब हाफ हो गया बेटा डायमेंशनलेस, तो a का LT माइनस 1 माइनस 2 और t का T1 सॉल्व करोगे तो LT माइनस 1। तो जब इस इक्वेशन को ऑब्जर्व किया गया तो v का, u का और हाफ at तीनों का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा आया? सेम आया। तो इसके अनुसार दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। चौपट हो गया, सर्वनाश। जो हमने पढ़ा सब चौपट। क्यों भैया? या तो ये सही हो सकता है या ये। दोनों इक्वेशंस एक साथ कैसे सही हो सकती हैं? दोनों इक्वेशंस तो एक साथ सही हो ही नहीं सकती, वो भी दोनों अलग अलग दिख रही हैं। तो ये हमारे सामने डायमेंशनल एनालिसिस का एक फ्लॉ आ गया था, यानी ये कि ये उसकी मजबूरी आ गई, लिमिटेशन आ गई। दोनों को वो डायमेंशनली सही कह रहा है, लेकिन उसके बाद भी आप जानते हो, आपको मालूम है कौन सही है? ये सही है और ये गलत है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको। तो भैया ये तो दोनों को सही बता रहा है, तो ये इसकी लिमिटेशन थी। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये हमें बता ही नहीं पड़ा कौन सी इक्वेशन सही है। पहले एक सॉल्व कर लिया तो हमें लगा कि हाँ इसने सही बता दिया सर कि सही इक्वेशन कौन सी है, लेकिन ये इसका लिमिटेशन था कि उसने इस इक्वेशन को भी सही बताया और इसको भी सही बताया, जबकि ये सही है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, बट फिजिकली
नहीं, डायमेंशनली करेक्ट एंड फिजिकली करेक्ट, जबकि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट फिजिकली ये सही नहीं है, फिजिकली इनकरेक्ट। तो फिर क्या फायदा हुआ सर? ये तो आपको इसका फ्लॉ बता दिया, इसका यूजफुलनेस क्या है? इसका यूजफुलनेस मैं आपको इस एग्जांपल में बताता हूं, ध्यान से देखो। अगर मैं आपको यहां एक सवाल दे दूं v इक्वल टू u प्लस a, v का डायमेंशनल फॉर्मूला LT माइनस 1, u का LT माइनस 1, a का LT माइनस 2। इसका मतलब ये डायमेंशनल फॉर्मूला इसके तो बराबर है बट ये दोनों इसके बराबर नहीं है, यानी v का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल टू u का डायमेंशनल फॉर्मूला बट दिस इज नॉट इक्वल टू a का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसका मतलब हो गया कि v इक्वल टू u प्लस a, ये जो इक्वेशन आपने लिखी है दिस इज डायमेंशनली इनकरेक्ट। सर क्या कर रहे हो सर? कभी डायमेंशनली करेक्ट कभी डायमेंशनली इनकरेक्ट। आप जब बोल रहे हो कि फिजिकली पता नहीं चल रहा है तो फिर क्यों कर रहे हो? समझो बेटा, दिस डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट टेल अस कि कौन सी इक्वेशन सही है, क्योंकि उसने इसको भी सही बताया और गलत वाले को भी सही बताया। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ये डायमेंशनल एनालिसिस किसी इक्वेशन को गलत कहता है, अगर ये डायमेंशनल एनालिसिस किसी इक्वेशन को गलत कहता है तो इसका मतलब वो इक्वेशन फिजिकली सही हो ही नहीं सकती। तो अदर रेदर देन सेइंग कि वो करेक्टनेस बताता है, वो हमें ये बताता है कि कौन सी इक्वेशन फिजिक्स के अनुसार सही नहीं हो सकती। तो दिस इक्वेशन कैन नॉट बी फिजिकली करेक्ट। इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो जेईई मेंस, इनफैक्ट जेईई एडवांस, नीट, इन सभी एग्जामिनेशंस में कई बार बच्चे सवाल डायमेंशनल एनालिसिस करके ही निकाले जाते हैं। वो चारों ऑप्शन की यूनिट्स चेक कर लेते हैं। अब पूछी हुई क्वांटिटी और चारों का डायमेंशन अगर सेम आ रहा है, चारों में से किसी एक का सेम आ रहा है, तो इसका मतलब वही आंसर होगा। तो ये चालाकी बच्चे करते हैं, तो आप लोग भी ध्यान में रखना। तो फिर से सुन लो मैंने क्या बोला, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, डायमेंशनल एनालिसिस डज नॉट टेल अस whether which equation is physically correct or incorrect, है ना? If an equation is dimensionally right, मैं अंग्रेजी नहीं हिंदी में सुनो, अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली सही है तो वो फिजिकली सही भी हो सकती है और फिजिकली गलत भी हो सकती है, किंतु यदि वह इक्वेशन डायमेंशनली गलत आती है तो वो फिजिकली सही नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी कर लेना। तो आई वुड लाइक कि आप इसको नोट डाउन करके लिखिए, लिखो NOT लिखो बेटा, इसमें लिखो फर्स्ट यूज में, if an equation is dimensionally correct, if an equation is dimensionally correct, it may or may not be physically right. If an equation is dimensionally correct, it may or may not be physically right. But if an equation is, oh sorry मैं शायद गलत बोल गया, फिर से सुन लो, अगर गलत बोला फिर से सुन लो। If an equation is dimensionally correct, it may or may not be physically right. If an equation is dimensionally correct, it may or may not be physically right. But if an equation is dimensionally incorrect, if an equation is dimensionally incorrect, it can never be physically right. It can never be physically right. फिर से सुन लो मेरी बात, अगर ये एक इक्वेशन डायमेंशनली सही है तो वो फिजिकली सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, डिपेंड्स। बट अगर एक इक्वेशन डायमेंशनली गलत हो जाती है तो बात ही खत्म, आगे डिस्कस ही मत करना, क्योंकि वो इक्वेशन फिजिकली सही हो ही नहीं सकती। तो डायमेंशनली सही है तो फिजिकली सही गलत कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायमेंशनली गलत है तो फिजिकली गलत हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग के टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, हम इसको लिख सकते हैं टू चेक द इनकरेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन, है ना, अपने हिसाब से। मतलब हमें ये बताता है कौन सी इक्वेशन इनकरेक्ट है, करेक्ट हमें फिजिकली नहीं बता पाना। Am I clear about this thing? This is a very important point. I want you to note it down, है ना। हम सेकंड यूज की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से छापो इसको। ओके, सेकंड यूज की तरफ आते हैं, टू कैलकुलेट दी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या टू फाइंड आउट दी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। क्या होता है ये अंग्रेजी में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर? आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो, इनफैक्ट हम लोग भी जब स्कूल में थे तो हम इसके मजे लेते थे। हम बोलते थे 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डायन। डायन सुना है सभी ने? एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम और या एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट में जब हम बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज के कई बार नाम बदल जाते हैं। जैसे एसआई यूनिट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो वो होती है न्यूटन, और सीजीएस यूनिट होती है इसकी डाइन। है डाइन, हम लोग डाइन पढ़ते थे, डाइन डाइन उत्तर है। और ऐसे ही एनर्जी की जब हम एसआई यूनिट की बात करते थे तो एनर्जी की एसआई यूनिट जो होती थी वो होती थी जूल, और सीजीएस यूनिट होती है इसकी आर्क्स। सभी ने पढ़ा होगा बचपन में।
तो अब होता क्या है कि न्यूटन और डायन में क्या रिलेशन है, हमसे ये पूछा जाता है, यानी 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मेनी डायन्स, कितने से मल्टीप्लाई करें तो न्यूटन डायन बन जाएगा। इस कांस्टेंट को हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोलते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालने में ये डायमेंशनल एनालिसिस बड़ा यूजफुल है। मैं बताता हूं कैसे। पहला क्वेश्चन मैं करूंगा, दूसरा आपके लिए होमवर्क कर लेना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, तरीका समझो। सबसे पहले आप क्या करो, एक तरफ लिख दो न्यूटन और एक तरफ लिख दो डायन। तो एक तरफ हो गया एसआई सिस्टम और एक तरफ हो गया सीजीएस सिस्टम। आप लिख दो 1 न्यूटन इज इक्वल टू एक्स डायन्स। 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मच, एक्स डायन। तो 1 न्यूटन अगर एक्स डायन के बराबर है तो ये एक तरीके से फोर्स, और ये भी क्या है, फोर्स, केवल सिस्टम बदल गया। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इसमें हो जाएगा mlt माइनस 2 और इज इक्वल टू एक्स इंटू इसमें भी हो जाएगा mlt माइनस 2। सिर्फ एक अंतर आ रहा है कि भैया न्यूटन एक अलग सिस्टम है, तो वहां मास अलग होगा, लेंथ अलग होगा, टाइम अलग होगा। और सीजीएस में भी मास अलग ले लो, लेंथ अलग ले लो, टाइम अलग ले लो। तो इसको m1 l1 t1 माइनस 2 लिख दिया, इसको m2 l2 t2 माइनस 2 लिख दिया। तो यहाँ से x को जब लिखोगे तो वो बन जाएगा m1 l1 t1 माइनस 2 अपॉन m2 l2 t2 माइनस 2। आई होप दिस इज क्लियर। अब यहां से ध्यान से समझो, अगर x की वैल्यू m1 अपॉन m2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय l1 अपॉन l2 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय t1 अपॉन t2 की पावर माइनस 2, ऐसे लिख के आ रही है। तो अब m1 क्या है, मास इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है, केजी, और सीजीएस में ग्राम। जीजी मत काट देना, ना लाइक कर देते बच्चे। मल्टीप्लाइड बाय L1 अपॉन L2, L1 मतलब मीटर इन एसआई सिस्टम, और सीजीएस में क्या हो जाता है, सेंटीमीटर। फिर से कहूंगा mm मत काट देना। अच्छा, इसमें सेकंड, इसको काट देना, तो वो दोनों सेम है। चलो, तो आप देखो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम अपॉन ग्राम पावर 1। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 1। जी काट दो, CM काट दो, 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, टोटल आ गया 10 की पावर 5। दिस इज x। इसका मतलब हो गया 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 5 डायन्स। सच अ ब्यूटीफुल यूज ऑफ दिस डायमेंशन एनालिसिस। देखा हम लोगों ने कितने आसानी से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाल लिए। तो अब आपको ये बताना है कि 1 जूल इज इक्वल टू x अर्ग्स। This question you have to solve and find out the value of x. So I want आप इसको सेंड करके मुझे आज जरूर भेजें, है ना। तो ये एक इसका सिंपल सा यूज है। सेकंड यूज आपको समझ में आ गया होगा, आई जस्ट होप। आप इसको जल्दी से नोट कर लो। हम थर्ड यूज की तरफ बढ़ेंगे। नोट इट डाउन। तो डायमेंशनल एनालिसिस का सबसे आखिरी और तीसरा यूज जो है वो है टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज और टू बिल्ड अ रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। इसको बड़े ही अच्छे तरीके से सवालों में यूज किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। आई डोंट नो तुम में से कितने लोगों को पता है, बट एक सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है, स्कूल्स में हम लोग देखते हैं इसको, वो 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G होता है। क्या होता है टाइम पीरियड, 2 पाई अंडर रूट L/G। बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो ये रिलेशन हमें मान लो पहले से पता है, तो हम चेक करते हैं कि क्या मेरा डायमेंशनल एनालिसिस का जो नॉलेज है वो इस सवाल को मेरे लिए या इस रिलेशन को मेरे लिए बना सकता है। इसमें डायमेंशनली सिर्फ एक ही दिक्कत आएगी कि कांस्टेंट डायमेंशनलेस होता है। तो कांस्टेंट अगर हमें दे दिया, यानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर दे दिया, तो मैं इसको बड़े आसानी से निकाल सकता हूँ। तो हम इसी को निकाल के देखते हैं। सबसे पहले कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं हम लोग, है ना। वही सवाल जो मैं बता रहा था। क्वेश्चन है फाइंड या बिल्ड अ रिलेशन, build a relation of time period in terms of length L and acceleration due to gravity G। और ये हमको दिया जाएगा कि assume the proportionality constant to be 2 पाई। assume या टेक, ये सवालों में दिया जाता है, टेक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट टू बी 2 पाई। ठीक है, तो कैसे करना है मैं आपको पहला क्वेश्चन सिंपली करके दिखाता हूं, दूसरा आप लोग प्रूफ करके दिखाना मुझे, है ना। चलिए, तो ये सवाल देख लेते हैं सबसे पहले।
मुझे नहीं पता टाइम पीरियड लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कैसे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे ये पता है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इनटू G रेज टू पावर सम वेरिएबल, है ना। तो L की कुछ पावर होगी, G की भी कुछ पावर होगी, हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L की पावर x एंड G की पावर y। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम पीरियड शुड बी इक्वल टू, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आपको मालूम है 1 होता है, डायमेंशनलेस हो जाता है, L की पावर x मल्टीप्लाइड बाय G की पावर y। ये बेस्ट मेथड है और ये स्टेप 1 अगर आपने सही कर लिया ना तो आप फिर सवाल गलत करोगे नहीं। आप सॉल्व करते हैं यार। तो t की पावर 1 m0 l0 ये डायमेंशनल फार्मूला होता है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड होता है टाइम, है ना। अच्छा, लेंथ इज लेंथ, डायमेंशनल फार्मूला x, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला है t-2 पावर y। अबे समझे कि नहीं? तो देखो जरा, m0 l0 t1 lx ly t-2y। Are you getting what I want to say? सॉल्व करो। m0 l0 t1 l to the power of x plus y multiplied by t to the power of -2y। भैया अगर ये डायमेंशनली सही है तो LHS और RHS में लिखी हुई भाषा एक जैसी होनी चाहिए। तो LHS में m0 है तो RHS में भी m0 है, हटाओ। चलो, LHS में L की पावर 0 है लेकिन यहाँ x प्लस वाई आ गई, तो पहली इक्वेशन तो यहाँ से बनेगी x प्लस वाई बराबर 0। सॉल्विंग दिस यू गेट x इक्वल टू -y, इक्वेशन नंबर 1। समझ रहे हो कि नहीं? दूसरा, कंपेयर दिस, t की पावर यहाँ 1 और यहाँ -2y, तो 1 शुड बी इक्वल टू -2y, so y will become -1/2, and if y is -1/2 from equation 1 you can say x is equal to +1/2। देखो कैलकुलेशन होगी तो यहाँ से टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L to the power of x multiplied by G to the power of y। ठीक है, अब सुनो, t is directly proportional to L to the power of half, इसको पॉजिटिव करो, अपॉन G to the power of half। Have you ever seen this power half? कब होती है पावर हाफ? जब रूट लेते हैं। तो t is directly proportional to root over L by Z। देख पा रहे हो नहीं? तो भैया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाए तो 2 पाई अंडर रूट L बटे G, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई जस्ट होप आपको ये समझ में आ गया। सिंपल था, सीधा सा सवाल। तो देखा आपने कैसे हमें कुछ नहीं पता से सब कुछ पता चल गया। तो ऐसे हम इसको अप्लाई करते हैं। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2। आई वांट यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि चलो किसका रिलेशन बनवाओ, संबंध बनवाना है कुछ क्वांटिटीज का। तो मैं कोई फेमस पर्सन से संबंध बनवाऊं या कोई नया संबंध बनवाऊं? तो फेमस पर्सन से संबंध ले लेते हैं। चलो एक काम करो, डू वन थिंग। आपने वो फॉर्मूला पढ़ा था अभी, बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, सिग्मा ए टी की पावर 4, जहां पर एफ होता है फोर्स, सिग्मा होता है आपका स्टीफन्स कांस्टेंट, ए होता है एरिया, टेम्परेचर की पावर 4। तो बिल्ड अ रिलेशन बिटवीन सिग्मा ए टी एंड एफ, है ना। तो ऐसा सवाल है, प्रूव दैट या प्रूव दैट, चलो सिग्मा ए टी की पावर 4, इसको सॉल्व करके दिखाओ। ये आपका सवाल है, ठीक है। कैसे करना है आपको मालूम है। एफ किस पर डिपेंड कर रहा है? इन तीनों पे। पावर्स नहीं पता तो एक्स वाई जेड मान लो और फिर इक्वेशंस को सॉल्व करो एंड यू विल गेट इट, करेक्ट। इसका एक सवाल नीट में आया था 2012-13 में, जेईई में भी आ चुका है इस तरह का सवाल। तो वो बड़े फेमस सवाल है एससी वर्मा में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सवाल की लैंग्वेज बदल दी, थोड़ा इस लैंग्वेज को समझना। उन्होंने कहा कि सर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती थी, हमने मानी आपकी बात, लेकिन सोचो किसी दुनिया में कोई अलग ही दिमाग के साइंटिस्ट चल रहे होते हैं, उन्होंने अपनी अलग ही फिजिकल क्वांटिटीज बना दी। जैसे फोर्स को फंडामेंटल बोल दिया, है नहीं पर बोल दिया, टाइम को भी फंडामेंटल बोल दिया, वेलोसिटी को भी फंडामेंटल बोल दिया। तो आपका जो अगला सवाल है वो ये है,
या ये मैं करके दिखा दूंगा, मैं इनफैक्ट आप नोट करो, मैं करता ही हूं। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, इफ इन सम अदर सिस्टम force, time and velocity are considered to be fundamental physical quantities. If in some other system force, time and velocity are considered to be fundamental physical quantities, find out the dimensional formula of mass in terms of these quantities. Question बड़ा famous है, find out the dimensional formula of mass in terms of these quantities. Question clear है सभी को? तो फिर से सुन लो। अब देखो सवाल देख के अजीब सा लग रहा है, वो बोल रहे हैं कि सर फोर्स, टाइम और वेलोसिटी ये तीनों को फंडामेंटल बोल दिया, तो मास इन पे कैसे डिपेंड करेगा? करेक्ट। अब एक तरीका तो क्या हो सकता है कि मैं फोर्स को ma लिखूं, v को l/t लिखूं, फिर रिलेशन बनाऊं वगैरह वगैरह। कई बच्चे ऐसे करते हैं, ऐसे होता भी है, लेकिन बहुत गंदगी है। मैं तुम्हारा डीडी सर तुम्हें ऐसा तरीका बताने वाला हूं ना जो रामबाण, ऐसे सवाल कभी गलती नहीं होते, चुटकियों में सॉल्व होते हैं, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं। आप क्या मानो, m is directly proportional to force की पावर x, टाइम की पावर y, वेलोसिटी की पावर z। तो यहाँ पर m1 l0 t0 proportional to force mlt minus 2 की पावर x, t की पावर y, lt minus 1 की पावर z। सिंप्लीफाई करो, m की पावर 1 into x, x, l की पावर x, t की पावर minus 2x, t की पावर y, l की पावर z, t की पावर minus z। I hope you are able to understand these things. तो यहाँ से लेफ्ट में m1 l0 t0 और राइट में m x l x z x plus z, t minus 2x plus y minus z. Can you see this thing? तो भैया पहले बात तो छूटते सही, x यहां 1 के बराबर दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड, ये 0, ये x plus z इज 0, इसका मतलब है z इज इक्वल टू माइनस एक्स यानी माइनस 1, इक्वेशन नंबर 2। देखो हम दो चीजें निकाल चुके हैं, है ना। तीसरे पर आ जाओ, तीसरा क्या है? तीसरा है हमारी इक्वेशन ये वाली, माइनस 2x प्लस y माइनस z शुड बी इक्वल टू 0। कंपेयरिंग LHS और RHS, तो माइनस 2x कितना है 1 प्लस y पता नहीं, माइनस z है माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस y प्लस 1 बराबर 0, तो y माइनस 1 बराबर 0, तो y बराबर 1, अर्थात x y z तीनों। तो अब मैं रिलेशन बनाऊं तो मैं लिख सकता हूं मास इज इक्वल टू f की पावर x यानी 1, t की पावर y यानी 1 और v की पावर z यानी माइनस 1। ये हमारा मास इन टर्म्स ऑफ, देखो कितना बढ़िया, इसी बात का भी सवाल है इस तरह का। तो आपको ऐसे सवाल बहुत मिलेंगे, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको कोई भी बोल दे, कुछ भी बोल दे, जैसे मान लो कोई पूछे फाइंड आउट द रिलेशन ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ स्टीफन्स कांस्टेंट और परमिटिविटी और वगैरह वगैरह, आपको टेंशन नहीं लेना। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टीफन कांस्टेंट की पावर x, परमिटिविटी की पावर y, और तीसरा कुछ और टर्म ले लो, कौन सा टर्म ले लें, कोई भी ले लो, जैसे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल स्पीड, वेलोसिटी की पावर z। अब तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल सॉल्व कर दो। थोड़ा गंदी कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन सवाल ऐसे बड़े आसानी से हो जाता है। तो दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर सॉल्विंग एनी सच क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको नोट करिए। एक लास्ट इसका मैं आपको इंपॉर्टेंट सेगमेंट और बता देता हूँ, और ये चैप्टर ऑफिशियली खत्म हो जाएगा। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, शीट दूंगा, उसके डिस्कशंस को मैं पोस्ट करूंगा, और उसके बाद हम लोग सीधा कैलकुलस और जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है उसकी तरफ पढ़ेंगे। तो आई जस्ट होप आपको समझ में आया होगा, आप जल्दी से इसको लुक आउट। चलिए, तो ये मिसलेनियस कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं, है ना। ये इसके क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, है ना। ये एक्चुअली बता चुका हूँ क्या चीज़ है, बट फिर भी एक बार देख लो। कॉन्सेप्ट इसके पीछे यही है कि कोई भी मैथमेटिकल क्वांटिटी या मैथमेटिकल कांस्टेंट, उसका डायमेंशन हम नहीं काउंट करते, उसको हम डायमेंशनलेस बोलते हैं, यानी उसको 1 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे सामने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ साइन ऑफ सम क्वांटिटी लिखा हुआ है, तो याद रखना कि साइन के अंदर एंगल होता है, और एंगल होता है डायमेंशनलेस। इनफैक्ट पूरे का पूरा साइन भी कैसा होगा? डायमेंशनलेस। मैं आपको बताऊंगा ये क्या कर रहा हूँ, है ना। इक्वेशन एक दो पहले करवाऊंगा, उससे समझ में आएगा। सेकंड, कॉस
tan, cot, sec, cosec, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबके अंदर ब्रैकेट में जो भी लिखा होगा वो डायमेंशनलेस होना चाहिए, और ये पूरे का पूरा टर्म भी कैसा होना चाहिए, डायमेंशनलेस होना चाहिए। साइन ले लो, कॉस ले लो, टेन ले लो, कॉट ले लो, सेक ले लो, कोसेक ले लो। सेकंड, यहां पर अगर मैं एक लॉगरिथमिक फॉर्मूला लेता हूं, लॉग ऑफ समथिंग बेस समथिंग, रिमेंबर लॉग लेते हैं नंबर्स का, डायमेंशनलेस, तो डब्बे के अंदर जो डायमेंशनलेस, बेस में जो डायमेंशनलेस, पूरे का पूरा लॉग डायमेंशनलेस। टेंशन लेने की, समझे कि नहीं? मान लो मैंने लिख दिया 4, साइन हो गया, कॉस हो गया, लॉग हो गया, e टू द पावर ऑफ सम कुछ लिखा होगा, x²/2 वगैरह। याद रखो, पावर में जो भी आएगा नंबर होता है एक्सपोनेंट की पावर में, तो ये भी डायमेंशनलेस और ये पूरे का पूरा क्वांटिटी भी कैसा होना चाहिए, डायमेंशनलेस। अभी क्या कर रहा हूं मैं, इसको जरा समझते हैं, एक छोटे से सवाल से समझाता हूं मैं। मान लो एक क्वेश्चन लिया मैंने और उसने बोल दिया फोर्स इज इक्वल टू a e टू द पावर ऑफ -b t स्क्वायर बाय 2 अपॉन ऐसा कर देते हैं bt स्क्वायर बाय 2 प्लस सी लिख दो, है ना? कुछ गंदा बना रहा हूँ, मेरे को क्या गंदगी पसंद है बारे में। तो a बाय 2b e टू द पावर ऑफ -bt स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ये कुछ रैंडम सा मैंने बना दिया। अब वो मेरे से पूछता है फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a इंटू b अपॉन सी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा सभी को? अब देखो कैसा अजीब सा सवाल है, ये देख के पहली बार तो सब डरेंगे, है ना? हम भी डर गए, मैं डर गया। अब कैसे इसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, ई के ब्रैकेट में जो भी है वो कैसा होता है, डायमेंशनलेस। ये पूरा टर्म कैसा होना चाहिए, डायमेंशनलेस। इनफैक्ट पूरे का पूरा ई भी कैसा होना चाहिए, डायमेंशनलेस। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि जो फोर्स है वो a/2b है, बट प्रॉब्लम है b नहीं पता है, तो इसीलिए यहां में अटक गया। ठीक है, अंदर आ जाओ। मुझे ये मालूम है -bt स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ये कैसा है, डायमेंशनलेस बोले तो 1। तो एक बात तो तय है, तभी इक्वल हो सकते हैं ये दो क्वांटिटीज जब ये द सेम हो। तो सी का डायमेंशन फॉर्मूला बना है, यानी सी डायमेंशनलेस। अच्छा, -bt स्क्वायर बाय 2 भी कैसा होना चाहिए, 1। तो b कितना हो जाएगा, माइनस को भूल जाओ, बहुत हो गया, 2 अपॉन टी स्क्वायर, 2 को भी भूल जाओ, बहुत हो गया। तो 2 इज डायमेंशनलेस 1 और ये हो गया टी स्क्वायर। तो b का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आ जाएगा, t की पावर -2। देखा कितना आसान हो गया। अच्छा, अब उस इक्वेशन पर आ जाओ, f होता है mlt -2 इज इक्वल टू a, पता नहीं, अपॉन 2 डायमेंशनलेस b t -2। देखा आपने? तो यहां से इस तरीके से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो a कितना हो जाएगा, ml t -2 इंटू -2 हो गया -4। अब मुझे a भी मिल गया, मुझे b भी मिल गया, ब्रैकेट तुम्हें दिख रहे होंगे सब जगह, और c भी मिल गया। तो जैसा बोला है वैसा कर दो, a इंटू बी यानी mlt -4 इंटू b यानी t -2 अपॉन c यानी 1। सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा mlt -6 आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखा आपने मैंने कितना गंदी इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर लिया। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ऐसे कई सारे सवाल आपके सामने आएंगे जिसमें ये इक्वेशंस को यूज किया जाएगा। जैसे कोई बोल देगा लेट अस से y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस c, है ना, या थीटा। अब वो मेरे से पूछता है कि सर व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ओमेगा। तो ये एसएचएम की इक्वेशन है ना। तो हमें सिंपली क्या करना है, y इज डिस्प्लेसमेंट, y दिया है हमको डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, t इज गिवन एज टाइम। तो अपन को टेंशन नहीं लेना, अपन को तो मालूम है कि एंगल के अंदर जो भी आएगा वो कैसा हो जाएगा, डायमेंशनलेस। तो ओमेगा टी प्लस थीटा कैसा हो गया, डायमेंशनलेस। तो ओमेगा टी प्लस थीटा शुड बी इक्वल टू 1। तो ओमेगा आ गया 1/t। याद करो यही आता था एंगुलर फ्रीक्वेंसी t -1, ये पहला आंसर आ गया। एंड पूरे का पूरा साइन भी कैसा होना चाहिए, डायमेंशनलेस। तो जो y है वही a होगा, a को बोलते हैं एम्पलीट्यूड अंग्रेजी में। तो a का फॉर्मूला l के बराबर आ गया। कितने आसानी से हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं।
तो इफ वी नो दीज थिंग्स वी आर एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। तो आई एम श्योर आपको ये मदद पड़ी होगी इनसे। अब इसके जितने क्वेश्चंस जहां जहां मिले, जिस किताब में मिले उसको लगा लो, सॉल्व एचसीएफ एंड ऑल एवरी बुक, बीसी पांडे, सीकेच, जो भी बुक्स आपके पास हैं, एंड फिर उसके डाउट्स पूछो मेरे से। मैं एक वर्कशीट दूंगा, उसको जरूर सॉल्व करना, ये चैप्टर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, कुछ जो आपको याद रखने हैं, उसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो उसको भी याद रखना। तो आई एम श्योर आपको ये समझ में आया होगा, इसको अच्छे से नोट कर लो बेटा। आज के लिए इतना ही। अब हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के अगले सेक्शंस की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा, थोड़ा कैलकुलस पढ़ाऊंगा, थोड़ा कोऑर्डिनेट पढ़ाऊंगा, एंड फिर हम लोग फिजिक्स की शुरुआत करेंगे। सीरियसली पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब समय आ चुका है। चलो आज के लिए इतना ही।